वेलकम बैक साथियों, पुनः आपकी शिक्षण विधियों की क्लास में स्वागत है। शिक्षण विधियाँ पढ़ते पढ़ते हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुँच चुके हैं। मुझे पता है कि आप बोर ज़रूर हो जाएंगे इस शिक्षण विधि की क्लास में, फिर भी थोड़ा सा देरी रखें। ये शिक्षण विधियाँ ऐसी है जो आपको बहुत सारे नंबर दिला सकती है। आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम पहले ही कह चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा ज्ञान है वह एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई और फ्लो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल इसको फिर आराम से पढ़े ध्यान से। आज हम दो विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है साहचर्य विधि। दोनों ही विधियां कहीं न कहीं आप अधिगम के सिद्धांत जब पढ़े हुए हैं तब हमने बात कर ली थी। तो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली विधि का नाम आता है प्रत्यक्ष विधि। इसी प्रत्यक्ष को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट है तो कोई बाधा नहीं, अर्थात इसे निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। जब निर्बाध है, बिना बाधा के है तो आराम से चलेगी, इसलिए इसे सुगम विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसे एक नाम और दिया गया है प्राकृतिक विधि, अर्थात प्राकृतिक तरीके से किसी चीज को सिखाना। अब यहाँ किसी चीज को सिखाना, इसका मतलब सीधा सा समझ लें, यह जो डायरेक्ट मेथड है या प्रत्यक्ष विधि है वह भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए प्राकृतिक तरीके से भाषा सिखाने में इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि यह भाषा शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे बेस्ट मेथड इसी को माना गया है। लेकिन है कि नहीं वो आप कंक्लूजन निकाल देंगे बाद में, जो भी है। अब बात करें, यहाँ प्रत्यक्ष वर्ड आया तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? कार्य करके दिखाना। किसी बच्चे को भाषा सिखानी है तो आप उसको कुछ दिखाइए, कुछ चीज़ों को देखने के माध्यम से वो भाषा सीख लेगा। आपने कहीं अधिगम के सिद्धांत में भी पढ़ा होगा, चिन्ह सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत है। टॉलमैन का सिद्धांत और यह शिक्षण विधि है वह लगभग समानांतर ही काम करती है। फिर भी इस विधि के बारे में बेसिक जो पॉइंट है जिसकी चर्चा करना अनिवार्य है उसकी बात करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं, आपसे ज्ञानी कोई नहीं है, आपसे विद्वान कोई नहीं है, विदुषी भी साथ में है। तो ज्ञानी, विदुषी, विद्वान सबके बीच में मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को भी तैयारी करनी पड़ती है। सीधा चलते हैं, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले 1901 में, आप जानते ही है, फिर भी मेरा कर्तव्य है बता देना। प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहला उपयोग 1901 में फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में कौन सी भाषा पढ़ाने के लिए? तो अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और किसके द्वारा इसका उपयोग किया गया? तो गुइन के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति 1901 में फ्रांस के अंग्रेजी शिक्षण में गुइन महोदय थे, 1901। लेकिन ये प्रवर्तक नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। प्रयोग करने वाले कह सकते हैं, प्रवर्तक कौन है तो इसका नाम बदल जाएगा। इस विधि के प्रवर्तक की बात करें तो प्रोफेसर वीपी वोकिल। वकील भी आता है और वकील भी आता है, लेकिन एग्जाम में आपको बोलना है नहीं। वकील आए तो वकील पे टिक कर दीजिए, वकील आए तो वकील पे टिक कर दीजिए, दोनों आ जाएं तो कोर्ट में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इस विधि के प्रवर्तक की बात करें तो इस विधि का प्रवर्तक माना जाता है प्रोफेसर वीपी वोकिल को। और इस विधि के सबसे बड़े समर्थक वोकिल के सहयोगी थे, जिसको बोला जाता है जेफरसन गेटे। ये दोनों ही नाम पूछे गए हैं। प्रवर्तक वोकिल है और इसके समर्थक है जेफरसन गेटे। यह विधि भारत में भी आई, लेकिन इस विधि का भारत में सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले भी एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। प्रत्यक्ष विधि का भाषा में उपयोग करने के सबसे प्रबल दूर विरोधी की बात करें तो वह थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने कहा था कि इस तरीके से भाषा नहीं सिखाई जानी चाहिए। फिर भी इस विधि के क्या गुण हैं, क्या दोष है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1901 वाला सिस्टम आपने समझ लिया, किसने इस विधि को सबसे पहले प्रयोग में लिया। इस विधि को प्रयोग में लेने के बाद किसने इसका प्रवर्तन किया उसकी भी बात कर ली, कौन इसके समर्थक थे, कौन इसके विरोधी थे। अब सीधे आ जाते हैं भारत में। भारत में डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले उपयोग कहाँ पे किया गया और किसने किया? आपको ये बिल्कुल याद रखना है। भारत में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग मुंबई में किया गया था। और मुंबई में जहाँ किया गया था, एक स्कूल थी, उसका नाम भी आपको याद रखना, कब किया गया उसकी भी बात करेंगे। एल्फिंस्टन हाई स्कूल, मुंबई में एक स्कूल थी एल्फिंस्टन हाई स्कूल। इस स्कूल में संस्कृत शिक्षण के लिए 1951
1951 में फ्रेजर द्वारा इस विधि का प्रयोग किया गया था। अब बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स मिलती है और फिर यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियो जिनके हज़ारों लाइक्स होते हैं और मिलियन में व्यूज़ होते हैं, वहाँ भी वो गलत हैं। वहाँ पे कहा गया है कि 1951 में वकील ने ही यहाँ प्रयोग किया था, लेकिन नहीं किया था। 1951 में फ्रेजर के द्वारा इस विधि का प्रयोग मुंबई में एल्फिनस्टोन हाई स्कूल में किया गया था। इसी विधि का प्रयोग उसी समय बंगाल में भी किया था। बंगाल में करने वाले इसके व्यक्ति कौन थे? तो बंगाल में डायरेक्ट मेथड को यूज़ करने का काम किया था टिपिंग ने। सबके पीछे महोदय आप लगा सकते हैं, फ्रेजर महोदय, गुइंग महोदय, टिपिंग महोदय, जैस पर्सन गेटे महोदय, वकील महोदय, ये जितने भी महोदय हैं विज्ञान के आपको मनोविज्ञान के याद रखने हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था प्रत्यक्ष विधि का। हो सकता है इनमें से एक बात प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट बात करें, यह विधि है वह किसके मेथड पर आधारित है? ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नहीं कहता कि ये शब्द मेरे वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इस शब्द के लिए 10-15 वीडियो देख डालें। सीधा सा यही बता देते हैं, इससे ही काम चल जाएगा आपका। सबसे पहले बात करें इस विधि का आधार क्या है, तो इस विधि का आधार है वाइटर पेनफील्ड। एक फेमस शिक्षा शास्त्री थे वाइटर पेनफील्ड, उन्होंने मदर्स मेथड एक दिया था। इस मदर्स मेथड के आधार पर ही इस विधि का उपयोग है वो भाषा शिक्षण में किया जाता है। तो ये भी ज़रूर याद रखें, प्रत्यक्ष विधि है वह वाइटर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित हैं। आप हिंदी के हैं विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यार्थी है, तो हिंदी और संस्कृत में ये शिक्षण विधि है वह बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बिल्कुल ध्यान रखें। हमारे इंस्टीट्यूट में भी आपको बहुत सारे विद्वान महोदयों ने पढ़ाया होगा। मैं इतना नहीं जानता, फिर भी मुझे जितना आता है उतना पढ़ा देता हूँ। गारंटी है कि प्रश्न इसमें से ही आएगा और आपके नंबर भी इसमें से ही आएंगे। तो आधार बता दिया। अब इस विधि की विशेषताएं क्या है उस पर चर्चा कर लें। तो सबसे पहली है इस विधि की विशेषता, भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाना। मतलब आप जो भाषा सीखना चाहते हैं उसी भाषा को माध्यम बनाया जाता है उस भाषा को सीखने के लिए। जैसे कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको केवल अंग्रेजी ही सुननी है और अंग्रेजी ही बोलनी है। आप जो भाषा जानते हैं इसका बीच में कहीं भी उपयोग नहीं होगा। तो जो भाषा सीखनी है उसी भाषा को माध्यम बनाकर उस भाषा को सीखा जाता है। तो पहला पॉइंट ही हो गया भाषा के माध्यम से भाषा सीखना। दूसरी बात करें, इसके द्वारा भाषा सीखने में व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना ज़रा भी ज़रूरी नहीं है। अर्थात व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना ही भाषा सिखाई जाती है। तो विधि कौन सी हुई फिर? अगर इस लाइन को टैग किया जाए व्याकरण के बिना, तो अल्बर्ट बांडुरा आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मेरा तो बहुत फेवरेट है। अल्बर्ट बांडुरा ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं वह अनुकरण द्वारा सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और जब भाषा विकास का सिद्धांत पढ़े थे, शायद अब तक तो आप भूल चुके होंगे, भाषा विकास का जो सिद्धांत था वह नॉम चॉम्स्की ने दिया था और उसके पहले अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था कि भाषा विकास है वह अनुकरण के द्वारा होता है। तो यहाँ ये कहा गया कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बोलने के लिए, है ना। बाकी तो आप कंपटीशन एग्जाम में अंग्रेजी बिना व्याकरण के चले गए, हम तो प्रत्यक्ष विधि से पढ़ के आए हैं तो आप ज़ीरो लेके ही वापस आएंगे। तो यहाँ पे बालक अनुकरण के द्वारा किसी भी भाषा को सीख सकता है, ये सबसे पहला कंसेप्ट है और सबसे बड़ा कंसेप्ट है। व्याकरण के नियमों की कोई जानकारी होना आवश्यक नहीं है, तो व्याकरण के बिना ही भाषा को सीखा जा सकता है। यहाँ पे मातृभाषा की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी ना सीखे, अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी ना सीखे, अंग्रेजी ही आपको अंग्रेजी सिखा सकती है, फ्रेंच ही आपको फ्रेंच सिखा सकती है। तो मातृभाषा का प्रयोग किए बिना या इसकी बिना मध्यस्थता के आप नई भाषा है वो सीख सकते हैं। यह विधि है वह प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपने चिन्ह सिद्धांत टॉलमैन का पढ़ा होगा, तो एक आकृति से एक अक्षर का मिलान करके पढ़ाया जाता है बच्चों को। अर्थात इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है उसको किसी शब्द को समझने में कठिनाई आ रही है तो उसे श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समझाया जाता है, ना कि अनुवाद करके। तो इस विधि में अनुवाद का कोई स्थान नहीं है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा श्रव्य दृश्य सामग्री का ही उपयोग किया जाता है भाषा सिखाने के लिए। नेक्स्ट बात करें, इस विधि में मौखिक अभ्यास पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। जितना हो सके ओरली आप मौखिक जितना अभ्यास करेंगे, यानी कि वार्तालाप करेंगे तो आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। तो मौखिक अभ्यास पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है, वार्तालाप पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। आपने आजकल वीडियो देखे होंगे, अंग्रेजी बोलना सीखिए। अरे अंग्रेजी बोल के कहाँ जाएंगे, आपको कि कहीं नहीं जाना है, हिंदी भी अच्छी आती तो काम चल जाएगा। फिर भी आजकल लोग हैं वह अंग्रेजी को अपना एक स्टैंडर्ड मानते, वो बात अलग है। मेरे को नहीं आती है, वो भी अच्छी बात है। चलिए बात वापस आ जाते हैं कि मौखिक अभ्यास पर सर्वाधिक जोर देती है श्रवण कौशल और वाचन कौशल। इन दोनों का तो विकास होता है, लेकिन यह विधि है वो पठन कौशल और लेखन कौशल का विकास नहीं करती, इसको भी ध्यान रखें। अब मान लीजिए एक भाषा सीखने के लिए आप बीच में अपनी मातृभाषा का उपयोग कर लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस विधि में मातृभाषा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अगर मातृभाषा इसमें डाल दी जाए दूसरी भाषा सीखने के लिए तो थोड़ा जल्दी सीखेगा बालक, तब ये विधि बदल जाएगी और इस विधि को कहेंगे संवाद विधि। ठीक है, जब भाषा से भाषा सीखी जाती है तो वो सीधी प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन किसी भाषा को मातृभाषा के माध्यम से इस विधि में सीखा जाए तब वो संवाद विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब इनके गुणों की भी चर्चा कर लें। गुणों की चर्चा करें तो सबसे पहला है, यह भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे अच्छी विधि मानी गई है। यह उच्चारण और अभिव्यक्ति का विकास करती है। इसमें आपका प्रोनंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका उच्चारण अच्छा हो जाएगा, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, या फ्लुएंसी आ जाएगी आपके बोलने में। भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांत पर आधारित है। भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का मूल सिद्धांत है, तो यह उसी मूल सिद्धांत पर आधारित है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। इसमें नियमों का कोई महत्व नहीं है, कोई नियम ज्ञात नहीं हो, आपको उच्चारण है वो जैसा बोल रहा है वैसा अनुकरण द्वारा बोलना है। तो बिना नियमों के भी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। अब दोष की बात कर लें तो दो दोष हैं इसका। पहला तो है बिना व्याकरण पर जोर बिल्कुल नहीं दिया जाता, तो व्याकरण के ज्ञान का अभाव बालक में रह जाता है, अर्थात व्याकरण का ज्ञान नहीं कर पाता है। और इस विधि का आप कितना भी अच्छा उपयोग कर ले, सीमित शब्दों को ही इस विधि द्वारा सीखा जा सकता है। अर्थात इस विधि से बालक कोई भाषा सीखता है तो उसका शब्द भंडार है वह सीमित होता है। तो यहाँ तक तो हो गई प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि की बात करें, इस विधि के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। अब कहाँ पढ़ चुके तो आपको याद आ जाएगा, मैंने जैसे ही पहले नाम लिया था साहचर्य विधि, तो साहचर्य विधि के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। साहचर्य सिद्धांत किसने दिया था और साहचर्य विधि किसने दी थी? तो साहचर्य सिद्धांत तो दिया था अलेक्जेंडर बेन ने, आपको याद है, मेरे को बिल्कुल पता चल गया, आप बोलने ही वाले थे। साहचर्य विधि जिसको मॉन्टेसरी के समय अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल यह साहचर्य विधि वो उनकी ही देन है। पहले तो इनके नामों की बात कर लें। इसी साहचर्य विधि को इतने अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला है शब्द शिक्षण विधि। इसी विधि का अन्य नाम है देखो और कहो विधि। ये देखो और कहो विधि बिल्कुल याद रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुने, ठीक है। तो इसे देखो और कहो विधि भी कहा गया है, शब्द शिक्षण विधि भी कहा गया है, साहचर्य विधि भी कहा गया है। और यह विधि किसने दी थी? तो 1870 में जब मॉन्टेसरी अस्तित्व में आई थी तो इसके साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। तो साहचर्य विधि 1870 में 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली की निवासी थी, उनके द्वारा दी गई थी। तो कंसेप्ट 3 याद रखने हैं, 1870 मारिया मॉन्टेसरी, इटली की निवासी, और कितने वर्ष के बालकों के लिए? तो यह विधि है वह 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए दी गई थी। अब साहचर्य का मतलब क्या होता है वो समझ ले। साहचर्य का अर्थ होता है समीपता। समीपता का मतलब कोरिलेशन। आपने छोटे बच्चों को ABCD सीखते हुए देखा होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अब यहाँ पे A इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए एप्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बच्चे को एक चित्र बताया और उस चित्र से संबंधित एक अक्षर बताया। मान लीजिए बहुत सारे चित्र हैं,
एक एप्पल का हो गया, एक मैंगो का हो गया, एक बिल्ली का हो गया, एक बॉय का हो गया, गर्ल का हो गया, और एक अक्षर मैं यहाँ लिख दूँ ए। अब उस ए अक्षर को वो किससे को रिलेट करता है, कौन से डायग्राम से, यही कहलाती है उसकी समीपता। तो मारिया मोंटेसरी ने विभिन्न कार्ड बनाए थे, उन कार्डों के साथ साथ कुछ अक्षर वाले कार्ड बनाए थे और बच्चों को उनका मिलान करना होता था। तो बच्चे हैं वो अभ्यास द्वारा उन वस्तुओं के नाम भी सीख गए और उनकी स्पेलिंग्स भी सीख गए। अब वस्तुओं के नाम सीखे तो सिर्फ क्या सीखे, वो संज्ञा सीखे, अर्थात इसमें भी शब्द भंडार है वो सीमित होता है, संज्ञा शब्दों की ही जानकारी इसमें हो पाती है। लेकिन 3 से 7 वर्ष के बच्चों से क्या आप निबंध लिखवा देंगे क्या? इतना ही काफ़ी था उन बच्चों के लिए कि वस्तुओं के नाम वह याद कर लें। तो अभ्यास द्वारा बच्चों ने अनेक ऐसे शब्दों को याद कर लिया उस समय में। तो ये एक छोटी सी विधि है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए सबसे प्रभावी विधि है, वह अभी तक यही मानी गई है। 3 से 7 वर्ष के बालकों को अगर भाषा का शिक्षण कराना है तो आपको साहचर्य विधि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसकी ड्रॉबैक भी बता दिए, सीमित शब्दों का ही ज्ञान करा पाती है और छोटी उम्र के बालकों के लिए अच्छी है। लेकिन शिक्षा की नींव है वह छोटी उम्र में ही रखी जाती है, इसलिए जो छोटे स्तर की शिक्षण विधियाँ हैं वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमने 2 विधियों की चर्चा की, प्रत्यक्ष विधि की चर्चा की और प्रत्यक्ष विधि के साथ साथ हमने साहचर्य विधि की बात की। और साहचर्य विधि की बाकी की सब दूसरी चीज़ें हैं वो आप मोंटेसरी प्रणाली में ज़रूर देख लेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। वैसे हम थोड़े से 5-1 दिन का ब्रेक लेंगे, इसके बाद ही नए वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।